आवाज़ आ रही है ना? ठीक है ना? यस राइट। देखिए, सभी लोगों से मेरा कहना है, ये बीपीएससी का रिवीजन कोर्स है। यस राइट। तो बीपीएससी अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब है, क्लियर, और इसको क्रैक करने में थोड़ा समय, समझदारी और बेटर अंडरस्टैंडिंग पावर अनिवार्य है। यदि आपके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है, इफ़ यू हैव नॉट बेटर अंडरस्टैंडिंग पावर, आई होप दैट यू कांट क्रैक इट। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आपको अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप करना पड़ेगा, राइट। तो मैं सबसे पहला बात बतलाऊँ, एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बतला देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि एग्ज़ाम क्या है, इस बात को आप देख लीजिए। तो इंडिया गवर्नमेंट ने एग्जामिनेशन को 2 टाइप में बांटा है। यस राइट। तो एक जो बना दिया है, वो एग्जामिनेशन का जो पीरियड दिया गया, वो आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। वो आपका ये क्या है, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। और दूसरा एग्जामिनेशन आपका क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये राइट। तो जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है उसमें यूपीएससी है, ये यूपीएससी है। और यूपीएससी जो होगा ये सेंट्रल लेवल का होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, राइट। और इससे जो लोअर क्लास का होगा एग्जामिनेशन, वो है पीसीएस है। ये स्टेट लेवल का है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। ये प्रोविंशियल, ये क्या है, सिविल सर्विसेज ये है। तो अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ संघात्मक सरकार की व्यवस्था है, संघात्मक फेडरल स्ट्रक्चर है। तो संघात्मक में क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच ये क्या होता है, अधिकारों का, शक्तियों का ये क्या होता है, बंटवारा होता है। ये आपका क्या कहलाता है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, राइट। तो सवाल ये है कि हर आदमी को, हर सरकार को अपने कार्यों को समन्वित करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए, यस, इम्प्लीमेंशन के लिए उसको क्या चाहिए, पर्सोनेल चाहिए। उसको क्या चाहिए, पर्सोनेल चाहिए। उसको पर्सोनेल चाहिए, कर्मचारी चाहिए। तो यूपीएससी केंद्र सरकार अपना जो पर्सोनेल बहाल करती है, वो थ्रू किसके थ्रू बहाल करती है, ये यूपीएससी के थ्रू बहाल करती है। यस राइट। और राज्य सरकार जो अपना बहाल करती है, वो किसके थ्रू करती है, पीसीएस के थ्रू करती है। आइए, ये पीसीएस के थ्रू ये करती है। ये प्रोविंशियल सिविल सर्विस है। यानी कहने का मेरा मतलब है, केंद्र सेंटर के लिए अलग चाहिए, सेंटर के लिए अलग चाहिए, और किसके लिए चाहिए, ये स्टेट, ये स्टेट्स के लिए अलग चाहिए। तो अपने यहाँ स्थिति अभी क्या है, तो अपने यहाँ स्थिति है 28 + 8। तो 28 हमारा क्या है, ये 28 मेरा क्या है, केंद्र, यानी केंद्र सरकार। ये राज्य है, टोटल हमारा ये क्या है, ये राज्य है, ये स्टेट है। 28 स्टेट्स है, और ये जो 8 है ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, राइट। तो यहाँ पर यही देखना है कि यूपीएससी का क्या क्राइटेरिया है, पीसीएस का क्या क्राइटेरिया है। तो यूपीएससी ये भी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, ये भी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, और दोनों क्या है, त्रिस्तरीय है। ये दोनों क्या आपका पड़ जाता है, ये त्रिस्तरीय पड़ता है, ये त्रिस्तरीय, ट्रिपार्टिएट एग्जामिनेशन है। तो ट्रिपार्टिएट एग्जामिनेशन में क्या होता है, ये पीटी होता है, ये क्या होता है, ये मेन होता है, और क्या होता है, ये ओरल, ये आपका ओरल होता है। तो ये 3 स्तरीय जो एग्जामिनेशन होता है, इसी के लिए हम उसको क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय एग्जामिनेशन कहते हैं। सिमिलरली पीसीएस इज ऑल्सो ट्रिपार्टिएट एग्जामिनेशन, और दोनों का कैरेक्टर लगभग मिलता जुलता है। बोथ से एग्जामिनेशन कैरेक्टर्स आर वेरी सिमिलर, नॉट डिफरेंट। थोड़ा सा किसमें अंतर आ जाता है, टोटल मार्क्स में अंतर आता है, कुछ सब्जेक्ट में अंतर आता है, लेकिन कमोबेश ये दोनों लगभग क्या हो जाता है, ये बन जाता है। यस राइट। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में क्या आता है, जैसे कि बैंकिंग एग्जामिनेशन आया, जैसे बैंक का हुआ, जैसे रेलवे का हुआ, ये रेलवे हुआ, सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन हुआ,
सब ऑर्डिनेट एग्ज़ाम हुआ या दारोगा हुआ, ये सब जो लोअर ग्रेड का जो एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं, नॉन गजटेड एग्जामिनेशन, दिस ऑल एग्जामिनेशन कम्स इन वेयर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। और ये त्रिस्तरीय नहीं होता है, ये द्विस्तरीय होता है। सीधा आप पीटी दीजिए, मेन दीजिए, आफ्टर दैट यू कैन क्वालिफाई। अच्छा, अब सवाल ये है कि ओरल पर इतना विवाद क्यों है? वाई ओरल इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल। और सरकार, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो यहाँ भी कुछ में ओरल की बात होती थी, तो वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, क्लियरली सेड दैट ओरल में क्या होता है, करप्शन होता है। मान लीजिए कि आपका कोई जान पहचान का आदमी है, सपोज दैट आपका कोई परिचित है और आपको नंबर बढ़वाना है तो आप बढ़वा दीजिएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मान लिया बीपीएससी में ओरल का ये बीपीएससी में ओरल 120 का है, 120 का ये ओरल है। और यदि आपका कोई चेयरमैन से जान पहचान है, मान ली कोई मेंबर है, सपोज दैट देयर इज़ सम मेंबर हु आपसे रिलेटेड है, वो तो 120 में आपको 90 नंबर दे देगा, 90 मार्क्स आपका हो जाएगा। और जिसका नहीं है उसको 35 मार्क दे देता है, या 56 मार्क्स दे देता है, 60 मार्क्स दे देता है। इस प्रकार की धांधली बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पार्शलिटी न हो, इसके लिए इस पर भी विचार चल रहा है कि ओरल रखा जाए या ओरल को हटा दिया जाए। काहे 5 मिनट में 10 क्वेश्चन पूछ करके इंटरव्यू बोर्ड आपका क्या जांच कर सकती है? विद इन 5 मिनट्स दे कांट चेकअप योर नॉलेज, बॉडी लैंग्वेज, स्पीकिंग स्टाइल। वो कभी भी अंडरस्टैंडिंग पावर 5 क्वेश्चन पूछ करके वो चेकआउट नहीं कर सकता है, सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है। हैव यू कैपेसिटी और नॉट कैपेसिटी, हैव यू अंडरस्टैंडिंग पावर, नॉट अंडरस्टैंडिंग पावर, इट इज़ अनेबल टू से बिफोर बोर्ड। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि ओरल रखा जाए और न रखा जाए। तो ओरल रखने के लिए अब यहाँ विचार हो रहा है कि पीसीएस में ओरल को रखना चाहिए या ना रखना चाहिए। कहे बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो रहा है, करप्शन आ रहा है। यस राइट, लेफ्ट दिस मैटर। हम आपसे बात करने जा रहे हैं पीसीएस एग्जामिनेशन का। तो जो 28 स्टेट्स है उसका अपना बोर्ड है। यस राइट, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि पीसीएस का अपना ये क्या है, ये बोर्ड है। देखिएगा, मान लीजिए कि बीपीएससी है, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी है, ये क्या कर सकते हैं, जेपीएससी है, यूपीपीएससी है, यूपीपीएससी है। तो ये सब स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है, राइट। और ये जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन आपको दिया जाएगा तो ये पीसीएस लेवल का है। तो ये सब एग्जामिनेशन आयोजित की जाती है। अभी जो सबसे बढ़िया एग्जामिनेशन है, बेटर एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन आपका कौन है, ये बीपीएससी है। यस राइट। अब सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप इस बात को अब देखिएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। देखिए ये क्या कहने जा रहे हैं, इस बात को देखिएगा। देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अभी बीपीएससी में काफ़ी ग्लैमर आया हुआ है। तो ग्लैमर किस बात को लेकर के है, फॉर विच मैटर। 2000 वैकेंसी आई है, 2000। और आप मानिए कि जब 2000 वैकेंसी आई है तो आप ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के सारे बच्चे फुलफिल करेंगे। और ये आग की तरह फैल गया है कि कुछ हो या ना हो, ये मेगा वैकेंसी है। वी विल पार्टिसिपेट और एक पोस्ट लेंगे। और सबसे बड़ा ज़्यादा लश्कर ये है, इसमें एसडीएम का पोस्ट बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसमें आपकी जो प्रतियोगिता होगी, मैं आपको बतला दे रहा हूँ। जो मॉक टेस्ट चल रहा है, वहाँ पैनल लिस्ट में हम लोग रहते हैं, उसमें आप ये मान के चलिए कि डीयू के छात्र आएंगे, जेएनयू के छात्र आएंगे, मिरांडा हाउस की लड़कियां आएंगी, राइट। और आधा से आधा लड़का टेक्निकल फील्ड से आएंगे और आधा में आप लोग रहिएगा। तो आपकी जो
पढ़ाई जो होनी चाहिए वो लेवल की होनी चाहिए, अनुभवी लोगों के साथ होनी चाहिए। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, विच क्वेश्चन विल कम एंड विच क्वेश्चन विल नॉट कम, ये श्योर होना चाहिए। यस राइट। तो ये बात आपको मान के चलना है और उसी के अनुरूप आप अपने आप को क्या करो, तैयार करो। तो मैं सबसे पहला बात बतला दूं कि बीपीएससी में आपको पढ़ना क्या है। ये बीपीएससी एग्जामिनेशन में आप पढ़िएगा क्या। तो सबसे पहला बात है पीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना चाहिए कि पीटी में क्या आता है, विच क्वेश्चन विल कम फ्रॉम नहीं विच क्वेश्चन विल कम इन पीटी एग्जामिनेशन। तो आप सबसे पहला आप पीटी एग्जामिनेशन को देख लीजिए, ये क्या आता है इसमें देखिए। तो पीटी में जो होगा वो केवल किस चीज़ का टेस्ट होगा भाई, ये जीएस का टेस्ट होगा, राइट। और जीएस को क्या कर दिया गया है, बीपीएससी ने कैसे इसको बांटा है, कौन कौन फील्ड से ये जीएस में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उस फील्ड को जान लेना बहुत ज़रूरी है। वेरी एसेंशियल टू नो क्वेश्चन विल कम फ्रॉम विच फील्ड। सपोज दैट इफ यू विल नॉट नो कि यहाँ से प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, और उस क्षेत्र को आपने चुना नहीं तो मिस कर जाओगे। लेकिन यदि उस क्षेत्र में आप चले गए हैं तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहला बात जानना चाहिए, आधा अधूरा नहीं जानना चाहिए। सबसे पहला जानना चाहिए कि जीएस में क्या क्या सब्जेक्ट शामिल है। देखिए, तो जीएस में जो शामिल है वो सबसे पहला शामिल है ये हिस्ट्री है। और हिस्ट्री जो शामिल होता है ये तीनों आता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। और ये मेजर पार्ट है, राइट, ये मेजर पार्ट है। सेकंड जो आता है आपका, सेकंड दैट इज इंडियन पॉलिटी, ये दैट इज इंडियन पॉलिटी, दैट इज इंडियन पॉलिटी। थर्ड सेकंड थिंग इज दैट इंडियन पॉलिटी। थर्ड थिंग इज दैट इज ज्योग्राफी, दैट इज क्या आता है, ये ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो आता है इसका फील्ड कहाँ कहाँ है इस बात को देखिएगा। तो ज्योग्राफी का जो फील्ड है इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, ये कहाँ से पूछा जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, ये प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी एक। सेकंड इसका कहाँ से आएगा, इंडियन ज्योग्राफी, ये कहाँ से आ जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी। थर्ड थिंग इज दैट इज वर्ल्ड, दैट इज मैप, दैट इज मैप। फोर्थ थिंग इज दैट बिहार ज्योग्राफी, स्पेशली बिहार ज्योग्राफी। फोर्थ थिंग इज दैट इज इंडियन ज्योग्राफी, ये हो गया। तो ये क्षेत्र से आपका प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, फ्रॉम विच सब्जेक्ट, फ्रॉम ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को आपको कंट्रोल करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी। सेकंड बात इंडियन ज्योग्राफी, थर्ड मैप और स्पेशली बिहार ज्योग्राफी। बिकॉज यू आर सिटिंग in BPSC examination, that is why Bihar geography is very essential for everybody, one who is aspirant of geography, one who is aspirant of BPSC examination। तो प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आप सबसे पहला काम करो, दायरा तो समझ लो कहाँ तक मुझे जाना है। और जिस दिन बच्चा समझ लेता है कि मेरा ये फील्ड है, दिस इज़ माई फील्ड, मैं दावे के साथ कहता हूँ, सर्टनली आई एम सेइंग दैट यू कैन क्रैक इट, विच क्वेश्चन विल कम बिफोर यू। आप उसको रोक नहीं सकते हो, आप जरूर उसको या तो डायरेक्ट मारोगे या अनुमान के आधार पर मारोगे, या तुम जान जाओगे कि ये क्वेश्चन यहाँ का है, इसका आंसर ये होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर क्वेश्चन आप जाने ही। जरूरी इस बात का है कि आपका नॉलेज क्या कहता है। 4 क्वेश्चन है, उसमें आप ये समझदारी से कौन क्वेश्चन होगा उसको मारो। ये समझदारी तब आएगा जब आपकी गहराई में अध्ययन होगा। आफ्टर दैट यू विल स्टडी डीपली, जब आपका तजुर्बा बढ़ जाएगा, आप इस बात को समझने लगोगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है, कौन आंसर होगा, इस बात को समझोगे। तो ज्योग्राफी में इतना बात है। चौथा बात जो हम लोग देखते हैं, फोर्थ मैटर इज दैट इज इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें 2 बात आप देखिएगा। थोड़ा सा आपको क्या देखना है, बेसिक कंसेप्ट को देखना है। इसमें 2 चीज़ देख लेना है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को देखना है, बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा देखना है। तो आप बोलोगे सर कि बेसिक कंसेप्ट में क्या आता है,
व्हाट डज विल कम इन बेसिक कंसेप्ट। सवाल ये है, आपने यूज़ किया है वन वर्ड दैट इज़ बेसिक वर्ड, बेसिक में क्या आएगा। तो बेसिक में लड़का मिस्टेक कहाँ करता है, वो बजट के बारे में नहीं जानता है, इन्फ्लेशन नहीं जानता है, डिफ्लेशन नहीं जानता है, यस स्टैगफ्लेशन नहीं जानता है, रिसेशन नहीं जानता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं जानता है। ये सबको आपको जानना पड़ेगा। यस नेशनल आई नहीं जानता है, जीडीपी नहीं जानता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। और इकोनॉमी का जो रिलेशन है वो रिलेशन किससे है, करंट टॉपिक से है। ये किससे इसका है, करंट टॉपिक। ये करंट टॉपिक से इसका क्या है, ये रिलेशन है ये। तो इसीलिए करंट टॉपिक से आप इसको क्या करो, जोड़ लो। इकोनॉमी को हर हमेशा किससे जोड़ना चाहिए, करंट टॉपिक से जोड़ना चाहिए। यदि आप करंट टॉपिक से नहीं जोड़ते हैं तो इकोनॉमी आपका क्लियर नहीं होगा। याद रखना, करंट टॉपिक से आपको इकोनॉमी क्लियर हो जाता है। इसलिए आप इसको इंडियन इकोनॉमी को किससे जोड़ो, करंट टॉपिक से जोड़ो। फिफ्थ में क्या आता है, साइंस। ये फिफ्थ में क्या आता है, ये साइंस आता है। साइंस में 3 चीज़ है, दैट इज़ बायो, यस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बट मोस्टली क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम विच सब्जेक्ट, फ्रॉम बायो सब्जेक्ट। ये मोस्टली क्वेश्चन विल कम फ्रॉम बायो। इसलिए बायो हमारा क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दैट इज़ वाई बायो को बढ़िया से आप देखो। और सेकंड इंपॉर्टेंट कौन होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्रश्न आता भी है, नहीं भी आता है, आप उसको देखो। यदि होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। लेकिन ये 2 चीज़ को आप क्या करो, कंट्रोल करो। ये तो ये आपका क्या हो गया, ये 4th सब्जेक्ट में ये बात चला गया। 5th में आपका क्या आ गया, ये 5th में कौन सा सब्जेक्ट आता है, ये वाला, ये देखिए। अब 5th में कौन सब्जेक्ट आता है, ये 5th में कौन सब्जेक्ट आता है, देखिएगा। ये 5th में कौन सब्जेक्ट आता है, 5th में जो आता है वो आता है आर्ट एंड कल्चर। ये आर्ट एंड, ये क्या आता है, कल्चर। ये आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आपको क्या पढ़ना है, मंदिर के बारे में, कला के बारे में, संगीत के बारे में। यस राइट। तो ये आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। 6th में क्या आता है, एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या आता है, एनिमल हस्बेंड्री। ये एनिमल हस्बेंड्री आता है। इसके बारे में पढ़ना है कि जानवर का, जो पशु है, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, व्हाट्स इंपॉर्टेंस, इसका नस्ल क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन रोग होते हैं, ये एक नस्ल के पशु कहाँ पाए जाते हैं, इसका क्या उपयोग है, व्हाट आर द यूजेस, किसके लिए, ये मानव जीवन में इसका क्या यूज़ है। और 7वां में जो आता है, ये एनिमल हस्बेंड्री से आर्ट एंड क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक आता है। ये क्या आता है, साइंस। ये साइंस एंड ये क्या आता है, ये टेक आता है। ये साइंस एंड टेक आता है कि साइंस और टेक जरूरी है, और इससे मेंस में प्रश्न आएगा आपको। तो यहाँ भी साइंस एंड टेक को आपको देखना जरूरी है। और 8वां में कौन आ जाता है, ये 8वां में आता है करंट अफेयर्स। ये क्या आता है, करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आता है। और ये करंट अफेयर्स जोड़ोगे तो ये काम बन जाएगा। यस राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कितने सब्जेक्ट को देखा, 8 या 9 सब्जेक्ट को हमने देखा। तो अब आपको इतना सब्जेक्ट आपको क्या करना है, कवर करना है। यू हैव टू कवर सच टाइप ऑफ थिंग्स। आफ्टर दैट यू कैन क्रैक डाउन each and every question which will come in your question paper. Yes right. अब सवाल ये है कि ये जो बात हम कह रहे हैं तो इसमें क्या होगा, तो क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया, तो इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन है, आप किसको छोड़ सकते हो, सवाल ये है। आप छोड़ किसको सकते हो, तो मेरे हिसाब से आप किसी को मत छोड़िए। राइट। कहे 1-1 नंबर का वैल्यू है, और यदि आप छोड़ के चलते हैं तो फिर क्यों अपने को खतरा में डालिएगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप इसको छोड़िए मत, और थोड़ा थोड़ा सरसरी निगाह से सबको पढ़िए। ऑलरेडी आप लोग पहले से भी पढ़े ही हैं, जब रिवीजन क्लास में बैठे हैं इसका मतलब है यू हैव रेड। राइट, आपने पढ़ चुका है। तो इस बात को मान लीजिए कि ऐसा होगा।
अब आपको पढ़ना क्या चाहिए? यस राइट, पढ़ना क्या चाहिए? तो जो पढ़ने के लिए यहाँ पर जो हम आपको जो पढ़ाएंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे इतिहास। हम आपको क्या पढ़ाएंगे? इतिहास। यही इतिहास हम आपको पढ़ाते हैं। ये हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं? इतिहास। ये इतिहास को हम आपको पढ़ाएंगे। तो हिस्ट्री में क्या होता है? तो हिस्ट्री में आप देख लीजिए, हिस्ट्री में 3 खंड में इसको बांट दिया गया। तो 3 खंड में इसको क्या बांट दिया गया भाई? प्राचीन भारत का इतिहास, ये प्राचीन भारत का ये क्या कर दिया गया? ये इतिहास कर दिया गया। दूसरा किस में बांट दिया गया? मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा क्या बांट दिया गया? आधुनिक भारत का इतिहास। ये क्या बांट दिया गया? आधुनिक, ये है भारत का, ये क्या कर दिया गया? ये आधुनिक भारत का ये इतिहास बांट दिया। ये 3 पार्ट में बांट दिया। तो अब क्वेश्चन यदि आप देखिएगा तो लोग कहता है, मेरे हिसाब से तो जो पढ़ने का है ये सब क्रमशः पढ़ना चाहिए। यस राइट। इससे क्या होगा? जब क्रमशः पढ़ोगे ना तो इससे एक सीक्वेंस बनेगा, आपके दिमाग में ये सारी बातें आएंगी। लेकिन यदि आप हड़बड़ी में हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं, तो आप आधुनिक भारत को पहले देख सकते हैं। राइट, ये आधुनिक भारत को आप क्या कर सकते हैं? पहले देख सकते हैं। क्यों? इससे 8-10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन इससे आता है। मेडावल से 3-4 क्वेश्चन आता है, और उसी प्रकार से 8-10 क्वेश्चन इससे आता है। टोटल 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन ये फ्लैक्चुएट करते रहता है। तो 30-35 क्वेश्चन आपको इतिहास से पूछेगा। यस राइट। तो हमको जो शुरू करना है अभी, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है ये इंस्टीट्यूट के तरफ से कि सर आप पहले स्टार्ट कर देना है आपको आधुनिक भारत का इतिहास। राइट। तो पहले हम आपको क्या शुरू करते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। तो पहला काम आप करिए कि सिलेबस लिख लीजिए। तो हेडिंग दिया जाए आधुनिक भारत का इतिहास एंड राइट डाउन योर सिलेबस। अपना सिलेबस आप लिखिए कि ये क्या है इसका सिलेबस। इस सिलेबस को लिखिए, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत, ये आधुनिक भारत का इतिहास, ये है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, बाप रे बाप, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप इसको लिखिए सिलेबस। तो लिखिएगा, पहला लिखिए, पहला सिलेबस लिखिए। और जो पढ़ाएंगे 90% क्वेश्चन आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। नोबडी कैन स्टॉप। आना ही आना है, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है, आना ही है। तो पहले आप आधुनिक भारत का सिलेबस लिख लीजिए, सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखिएगा। पहला लिखिएगा मुगलोत्तर काल, मुगलोत्तर काल, नहीं लिख पाया। पहला है मुगलोत्तर काल, मुगलोत्तर काल, मुगलोत्तर काल। छोटे राज्यों का उदय, नंबर 2, छोटे राज्यों का उदय, छोटे राज्यों का उदय। नंबर 3, यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। नंबर 4, यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय कंपनी और भारतीय राज्यों के बीच, भारतीय राज्यों के बीच युद्ध, भारतीय राज्यों के बीच युद्ध, युद्ध। उसमें पहला लिखिएगा कर्नाटक, युद्ध, युद्ध। पहला लिखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक। दूसरा बंगाल, बंगाल। तीसरा मैसूर, मैसूर, मैसूर। चौथा, चौथा लिखिएगा सिख,
सिख, सिख, सिख। पांचवा लिखिएगा मराठा, मराठा, मराठा। नेक्स्ट लिखिए। अब लिखिएगा अगला किसान विद्रोह, किसान विद्रोह, किसान विद्रोह, किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। पांचवा लिखिएगा औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, औपनिवेशिक भू राजस्व व्यवस्था। औपनिवेशिक काल की शिक्षा पद्धति, औपनिवेशिक काल की शिक्षा पद्धति, औपनिवेशिक काल की शिक्षा पद्धति, औपनिवेशिक काल की शिक्षा पद्धति। प्रेस, प्रेस, गवर्नर, गवर्नर, गवर्नर जनरल, जनरल, वायसराय, वायसराय का काल, का काल एवं कार्य, एवं कार्य, काल एवं कार्य। काल एवं कार्य। नेक्स्ट पॉइंट, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक सुधार आंदोलन, 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्वतंत्रता संग्राम से, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन से पूर्व स्थापित, स्थापित, स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं। लिख लिया? यस, राजनीतिक संस्थाएं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण तिथियां, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण तिथियां। इससे आपको 3-4 क्वेश्चन यूं ही चलाएगा। ये यदि आप याद कर लेते हैं तो 3-4 क्वेश्चन इसी से पूछ देता है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, 1885 से लेकर ये 1947 तक है। ये 1885 से लेकर 1947 तक है। ये यहीं से आपको 3-4 क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो लिखिएगा 1 by 1, जो आपको सब पढ़ना है इन डिटेल में। लिखिएगा पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और रोज़ इसको देखना है, ये एक दिन में रिमेंबर नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। 1885। प्लेग कांड, प्लेग कांड, प्लेग कांड, प्लेग कांड 1897। प्लेग कांड 1897। तीसरा लिखिएगा, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905। 1905। वाराणसी अधिवेशन, वाराणसी अधिवेशन, वाराणसी अधिवेशन 1905। 1905। कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, अधिवेशन 1906। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग 1906। 1906। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन 1907। 1907। मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट 1909। 1909। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार 1909। 1909। दिल्ली दरबार 1909। 1909। बंगाल से, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन का रद्द होना 1911। लागू 1912। 1912। लागू 1912। बंगाल से, बंगाल से बिहार का अलग होना, अलग होना घोषणा, घोषणा 1911। लागू 1912। 1912। राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन घोषणा, घोषणा 1911। लागू इम्प्लीमेंशन 1912। राजधानी परिवर्तन। गदर पार्टी, गदर पार्टी 1913। गदर पार्टी 1913। गदर पार्टी 1913। कामागाटा, कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण 1914। 1914। कामागाटा मारू प्रकरण। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हम गांधी जी का आगमन, गांधी जी, गांधी जी का आगमन, गांधी जी का आगमन 1915। 1915। होम रूल लीग, होम रूल लीग 1916। 1916। साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती
आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916, 1916। कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1917, कलकत्ता अधिवेशन 1917। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917, 1917। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा, खेड़ा आंदोलन 1918। अहमदाबाद मील प्रकरण, मील प्रकरण, मील प्रकरण 1918। अहमदाबाद मील प्रकरण 1918, 1918। रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट 1919, रोलेक्ट एक्ट 1919, 1919। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत, खिलाफत आंदोलन, आंदोलन 1919 से 1925, 1925 या 24 तक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जालियांवाला बाग कांड, जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 से 22। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, 1922। नेक्स्ट पॉइंट, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी 1923, 1923। स्वराज पार्टी 1923, 1923। बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, हाँ 24 ठीक बोल रहे हैं। बेलगांव अधिवेशन 1924, बेलगांव अधिवेशन 1924। लिखिएगा, सार्वजनिक, उसको हम लिखते हैं साइमन कमीशन, साइमन, साइमन कमीशन 1927, 28, वहाँ 27 में आया, 28 पढ़ाएंगे तो बोलेंगे। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929, 1929। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सम्मेलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34, 1930 से 34। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। गांधी इरविन समझौता, गांधी
इरविन, गांधी इरविन समझौता 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1900 कितना लिखा था गांधी 1931 लिखना है इसको, 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट 1932। सांप्रदायिक पंचाट 1932। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट 1932। 1932। 1937 का चुनाव, 1937 का चुनाव, 1937 का चुनाव। हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन 1938। त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस, दिवस 1939। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सत्याग्रह 1939। 1939। पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग 1940। 1940। पाकिस्तान की मांग 1940। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940। 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942। 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन 1942। 1942। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज 1943। बैबल मिशन, बैबल, बैबल मिशन 1945। शिमला समझौता, शिमला समझौता 1945। 1945। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946। 1946। नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह 1946। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार 1946। अंतरिम सरकार 1947। 47।
अंतरिम सरकार 1947। भारत विभाजन अधिनियम, भारत विभाजन अधिनियम, भारत 46 ही लिखना, अंतिम सरकार 1946 ही लिखना, 46। भारत विभाजन अधिनियम 1947, 1947। भारत 2 भागों में बटा, भारत 2 भागों में बटा, 2 भागों में, डोमिनियन स्टेट्स के रूप में बटा, डोमिनियन स्टेट्स के रूप में बटा। एक पार्ट हो गया भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान। 15 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम, इसका 14 अगस्त, ये 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब लिखिएगा पाकिस्तान का लिखिएगा, पहला लिखिएगा। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड, लिखिएगा जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। नेक्स्ट लिखिएगा, पाकिस्तान में अध्यक्षात्मक सरकार बनाई गई, अध्यक्षात्मक सरकार बनाई गई, अब लिखिएगा भारत का लिखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत में संसदीय सरकार अपनाई गई, भारत में संसदीय सरकार अपनाया गया। तो ये था दिस इज योर मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस। यस राइट। इतना बात मोटे तौर पर हर बच्चों को पढ़ना चाहिए। यदि इतना बात आप पढ़ते हैं तो इससे जो 8-10 क्वेश्चन आता है वो आपका पैटर्नल प्रॉपर्टी होगा। दिस इज़ योर पैटर्नल प्रॉपर्टी। और आपको नॉलेज हो जाएगा कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। आप किसी भी क्वेश्चन को ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो इसी को पहले पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे एंशिएंट पर आएंगे
और तब आएंगे हम लोग मेडाइवल पर आएंगे। यस राइट। तो इससे आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये है, लेकिन चूँकि ये रिवीजन कोर्स है, इस वजह से इसको ऐसे पढ़ाने का निर्देश है कि सर जहाँ से आता है उसको पढ़ा दिया जाए। लेकिन कभी भी जब किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करना चाहिए तो सिलसिलेवार ढंग से करना चाहिए। उससे एक क्या होता है, दिमाग में एक प्रारूप, एक खाका, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है और उसको आपको समझ बढ़िया होता है। राइट? तो ये चीज़ है। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस लिख लिया। अब पहला चैप्टर लिखिए। फर्स्ट चैप्टर इज़ दैट। टाइम आपके पास कम है, इसीलिए हम लोग नॉन स्टॉप चलेंगे। दैट्स वाई वी विल गो विदाउट एनी हेजिटेशन। राइट? हम लोग नॉन स्टॉप चलेंगे। तो पहला चैप्टर आपका क्या है वो आप देखिए। व्हाट्स योर फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आप उसको देखिए। बोलिए कितना दिया? 40 दिया है। 40 दिया है ना, तो 40 कर दो। 40 कर, हाँ 40 कर दो। व्यक्तिगत सत्याग्रह 40 कर दो। लिख दिया? अब लिखिएगा मुगलोत्तर काल। हेडिंग दिया जाए मुगलोत्तर काल। मुगलोत्तर काल, मुगलोत्तर काल। अब आप हेडिंग दे दीजिए मुगलोत्तर काल। नाउ हेडिंग इज दैट मुगलोत्तर काल। मुगलोत्तर काल। देखिए ये मुगलोत्तर काल है। बढ़िया से पढ़ना, जितना बात मैं पढ़ा रहा हूँ वो बढ़िया से पढ़ लेना, सब बात क्लियर हो जाएगा। कम समय में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? तो अब सबसे पहला बात हम लोग चलते हैं, इसका जो राजा लोग था तो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह, ये बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, जहांदार, जहांदार शाह, जहांदार शाह। थर्ड पॉइंट इज दैट, थर्ड ये है फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। फोर्थ थिंग इज दैट, फोर्थ नेम इज दैट रफ़ी दरजात, रफ़ी दरजात, रफ़ी दरजात, रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद्दौला। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जफर द्वितीय। ये बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब इसका हम लोग टाइम लिखेंगे। ऐसे डेट इसका महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानना चाहिए। ये है 1712, 1710, ये 1707 से 1707 से 1712, 1712 से 1713, 1713। फिर है 1713 से 1719, 1719। फिर है 1719 डॉट डॉट। फिर है 1719,
डॉट डॉट सब आयाराम गयाराम है। ये है 1719 से 1748, 1748, 1748, 1748। देखिए अहमद शाह 1748 से 54, 1748 से 1754। फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1754 से ये पड़ गया आपका 1806, ये 1800, ये पड़ गया 6। अकबर द्वितीय हो गया 1806 से 1836। और लास्ट में आपका पड़ गया, लास्ट पॉइंट इज दैट इज ये पड़ गया आपका ये 1836 से ये पड़ गया 1862। तो ये था आपका मुग़ल पीरियड, मुग़लोत्तर काल था, राइट। तो इसको लिख लीजिए, ये मुग़लोत्तर काल है, पोस्ट मुग़ल। अकबर द्वितीय वही लिखा जो वहाँ पर 1806 से 1836। दौड़ा गया, रुकिएगा, ये नहीं लिखा था। 1848 से 1854। आलमगीर द्वितीय ये हो जाएगा 1854 से 1854 से 1858। और ये 1858 से 1806, 1806 से 1836 और 1836 से 1862। ओ 1700, ठीक, नहीं ये आ गया 1800 में आ गया, 1800 में आ गया ना, क्या कि बहादुर शाह जफर द्वितीय ना आ गया, 1800 में पहुंच गए। वो वहीं से शुरू हुआ है, यहीं से आलमगीर से 1806 में चले आए हम लोग। आए है, देखिए ना, 1854 से 58 और शाह आलम द्वितीय 58 से 6 आ गया, 1806, 1758, 1700 है। एगो ग्लास ला दीजिए, ग्लास है, इतना ठंडा पानी मत दीजिए, गला मेरा पकड़ लेगा। हाँ नॉर्मल। क्लासरूम में इतनी गर्मी है आपका कि बाप रे बाप, उफ, काफ़ी गर्मी है। इसको मत चलाइए तो फिर और हमको तकलीफ पहुंचाएगा। बंद करिए इसको, नहीं बंद करिए इसको, वो तो और तकलीफ पहुंचाएगा। चलिए अब जैसा होगा वो अलग है, बिहार का अलग है, यस बिहार का अलग है। ये पढ़ रहे हैं आप, भारत का पढ़ रहे हैं, वो बिहार का स्पेशल अलग है। वो अभी हम भारत का पढ़ा रहे हैं। लिख लिया? चलिए मेरी बात को सुनिए। तो सबसे पहला बात है कि आपने इसका सिलेबस समझ लिया, यस राइट। सिलेबस समझने के बाद आपने इसको देखा, अब इसका विवरण सुन लीजिए। विवरण सुन लेने से आपको लाभ ये होगा कि आप अपने घर में भी पढ़ेंगे ना तो बेटर अंडरस्टैंडिंग पावर हो जाएगी। आजकल कोई भी चीज़ लोगों से दुनिया में छुपा नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग कहाँ पर है? इंटरनेट पर है, सारा चीज़ है। लेकिन उसको समझाने वाला शिक्षक ही है, चाहे वह कहीं का हो, लेकिन शिक्षक ही उनको अपने शब्दों में समझाते हैं। तो जब आप इसको समझ लीजिएगा और समझने के बाद जब आप उसको स्टार्ट करिएगा पढ़ने के लिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर, सर्टनली योर अंडरस्टैंडिंग पावर विल इंक्रीज। और
समझदारी यदि आ जाए ना, तो क्वेश्चन नहीं भी जानते हो तो ऑप्शन को देख करके टिक आउट किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप कॉमा फुल स्टॉप सब जानिए, ये जरूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नीड टू नो कि आप कॉमा फुल स्टॉप सब चीज़ जानिए, ऐसा नहीं है। यदि कॉमा फुल स्टॉप जानने का बात होता तो ऑप्शन नहीं देता। ऑप्शन देने का मतलब ही होता है, यदि 4 ऑप्शन आपको दिया गया है तो इसका मतलब ही होता है कि आप में कितनी समझदारी है, हाउ मच अंडरस्टैंडिंग पावर इन यू, और अपने समझदारी का प्रयोग करके उस ऑप्शन को आप टिक आउट कर सकते हैं या नहीं। देखिएगा, कभी कभी आप लोग जब अपने मित्रों के साथ कोई सेट बनाते हैं तो देखिएगा, एक मित्र बहुत कम पढ़ता है, राइट, लेकिन यदि आप उसके सामने सेट दे देते हैं तो आप देखिएगा वो अच्छा कर जाता है। तो आप कहते हैं कि भाई ये पढ़ा तो नहीं था, फिर कैसे मार दिया। उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर, उसका IQ, उसकी समझदारी, वो 4 ऑप्शन को देख करके वो कह देता है कि ये है। ऑप्शन देने का मतलब ही है आप समझदार हो या नहीं हो। कमीशन कभी भी कॉमा फुल स्टॉप का चीज़ नहीं है, कमीशन समझदारी का चीज़ है। आप किस चीज़ को कितने बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो आइए हम आपसे बात करते हैं। प्लीज़ लिसन टू मी, जस्ट आई एम सेइंग समथिंग बिफोर यू। देखिएगा, अब हम आपसे ये क्या करते हैं, बात करते हैं। कहाँ से बात करते हैं भाई? तो औरंगजेब के पीरियड को आप देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको औरंगजेब को दिखाते हैं। ये औरंगजेब, तो औरंगजेब का जो डेथ हो गया, इनका जो डेथ हो गया, ये कितना में हो गया? 1707 में हो गया। औरंगजेब 1707 में मर गए। तो औरंगजेब जब 1707 में मर गए तो मरने के बाद इसके जो उत्तराधिकारी थे, राइट, इसके जो सक्सेसर थे, वो लोग इसके जैसा योग्य नहीं निकला। मुग़ल काल में मेनली बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ही एलिजिबल शासक था, योग्य शासक था। इसके बाद जो लोग आए, किसके मरने के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, वो सब क्या था? आयाराम गयाराम था। वो लोग क्या था? आयाराम गयाराम था, गया राम था। उसका कोई औचित्य नहीं रहा, उसका कोई औचित्य नहीं था। वो लोग कैसे थे? निकम्मा प्रकृति के लोग थे। कैसे थे लोग? वो निकम्मा, वो निकम्मा थे। वो कैसे थे? लेजी थे। कैसे थे? कॉमन पर्सन थे। ये क्या थे? कॉमन पर्सन थे। कैसे थे? ले मैन थे। ये क्या थे? ये ले मैन थे। और आप याद रखिए, कोई भी व्यवस्था जो चलती है वो इन लोगों से नहीं चलती है। इसके लिए क्या होना चाहिए? मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, मस्ट बी बेटर अंडरस्टैंडिंग पावर, मस्ट बी पंक्चुअल, मस्ट बी एनर्जेटिक, तब व्यवस्था चलती है। औरंगजेब तक आते आते व्यवस्था समाप्त हो गई। और कौन लोग जन्म लिया? मैंने लिखवा दिया है, यस राइट, ऑलरेडी आई हैव डिक्टेट यू। तो उनमें जो जन्म लिया 1707 में, तो ये औरंगजेब मरा, और मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसका बड़ा बेटा। इसके बड़े बेटे का नाम क्या था? बड़े बेटे का नाम था मुअज्जम। यही क्या बैठा? ये बैठा मुअज्जम। ये बड़ा बेटा इसका कौन था? ये मुअज्जम था। और मुअज्जम, यही मुअज्जम, इसी ने क्या किया? एक युद्ध लड़ा। ये जजाऊ का युद्ध लड़ा। ये है जजाऊ का, ये क्या लड़ा? ये युद्ध लड़ा। कितना में लड़ा? 1709 में ये जजाऊ का ये युद्ध लड़ा। और इस जजाऊ के युद्ध में इसने क्या कर दिया? अपने भाई को पराजित कर दिया, और पराजित करके ये गद्दी प्राप्त कर लिया। तो अब आप बोलोगे कि सर उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था क्या? उत्तराधिकार का तो कोई नियम होना चाहिए। उत्तराधिकार का ये क्या होना चाहिए? उत्तराधिकार का कोई नियम तो होना चाहिए। तो उत्तराधिकार का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, सर्टन रूल नहीं था। वहाँ पर उत्तराधिकार में मसल्स पावर की बात होती थी। वो किन की बात होती थी? मसल्स पावर। ये मसल्स पावर की बात होती थी कि भाई किसके पास कितना मसल्स पावर है।
फिशरीज जस्टिस की बात होती थी, मत्स्य न्याय की बात होती थी। ये मत्स्य न्याय की बात होती थी। तो यहाँ मत्स्य न्याय में कौन आगे बढ़ गया? मुअज्जम। और मुअज्जम ने जब गद्दी पर बैठा, इसने अपना नाम क्या कर लिया? चेंज्ड हिज नेम। अपना नाम इसने बदल लिया और इसका नाम क्या रखा? अपना नाम रखा बहादुर शाह। ये क्या रखा? ये प्रथम। और इसी नाम से कौन पुल पर इसने राज्याभिषेक कराया? शाहदुल्ला के पुल पर राज्याभिषेक कराया। शाहदुल्ला, ये शाहदुल्ला के पुल पर इसने अपना क्या करा लिया? राज्याभिषेक कराया। अब ये गद्दी पर बैठ गया। यस राइट। जब ये गद्दी पर बैठ गया तब समस्या कौन आई? अब सवाल ये है, समस्या क्या था? व्हाट वाज प्रॉब्लम बिफोर हिम? तो उसके सामने समस्या क्या था? तो समस्या उसके पिता ने ही पैदा करके चला गया था। औरंगजेब की नीति तो गलत थी, और औरंगजेब की नीति जब गलत थी तो उसने कौन नीति चलाया था? रिलीजियस पॉलिसी। कौन चलाया था? धार्मिक नीति चलाया था। इसमें क्या कर दिया था? जजिया कर फिर से लगा दिया था। जजिया कर कितना में लगा दिया था? 1779 में लगा दिया था। फिर किसको कर दिया था? जाटों का ये क्या कर दिया? ये विद्रोह कर दिया। फिर किसका विद्रोह हो गया? राजपूतों का विद्रोह हो गया। फिर किसका हुआ? मराठों का विद्रोह हुआ। किसका हुआ? सिखों का विद्रोह हुआ। किसका विद्रोह हो गया? सतनामियों का विद्रोह हुआ। सतनामी का विद्रोह हुआ। तो इतना बड़ा जो प्रॉब्लम था ये छोड़ के चले गए, ये छोड़ के चले गए। हम बोलें जिनके घर में अच्छी खासी संपत्ति है, राइट, अच्छा खासा खाता पीता ठीक है, उसको पैसा का तो तकलीफ नहीं हो, वो तो पटना में रहेगा, अच्छे से यहाँ पर पढ़ेगा लिखेगा, ऑफिसर बन के जाएगा। लेकिन जिन बच्चों के पास, दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट मच मोर मनी, देयर इज़ ए ग्रेट प्रॉब्लम बिफोर हिम। पैसा कैसे आएगा? उसके लिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है मॉनेटरी लॉस। पैसा जा रहा है, पैसा कैसे अर्जन करें? हाउ कैन आई व्हाट अर्न मनी? तो एक तो टेंशन है। और जिनके पिता ने पूरा का पूरा दे दिया है, कह दिया है कि जाओ पढ़ो कोई बात नहीं है, तो उसको तो कोई टेंशन नहीं है। इसके पिता ने अपने बेटे के लिए क्या क्या छोड़ के चला गया? जंग छोड़ के चला गया। कौन जंग छोड़ दिया? जजिया कर। अब बहुसंख्यक है, हिंदू है, अब उस पर आपने जजिया कर लगा दिया तो बहुसंख्यक तो इसके खिलाफ तो होगा। अब वो उसकी समस्या को सुलझाना किसको है? उसके बेटे को है। कौन? जाटों का विद्रोह। जाट के लिए बहुत क्या था, आप पढ़े हुए नहीं तो पढ़ाएंगे, मेडल पढ़ाएंगे। राजपूत, मराठा, सिख, सतनामी, ये सब विरोधी था। गद्दी पर जब ये बैठा तब इसने कहा कि इन समस्याओं के निदान के लिए मुझे कौन रूप अपनाना पड़ेगा? समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। कौन नीति अपनाना पड़ेगा? समझौतावादी नीति। समझौतावादी, ये क्या अपनाना पड़ेगा? ये नीति अपनाना पड़ेगा। और वही जब गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहला राजपूत की समस्या को सुलझाया। सबसे पहला वो किसकी समस्या को सुलझाया? ये राजपूत की। तो राजपूत की समस्या को इसने सबसे पहले सुलझाया। तो पहले लिखिए 2-4 लाइन, तब मैं फिर सुनाता हूँ। लिखिएगा। दे दिया, हेडिंग दे दिया, अपने पत्र पढ़ेंगे अभी। लिखिएगा, डैश लिखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु लिखते जाओ। अब बढ़िया कॉपी बना लो, एकदम फ्रेश कॉपी बना लो, उसी से आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल नहीं है। लिख लो, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। 1707 में हो गई। 1707 में हो गई। इसके पश्चात सत्ता हासिल करने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध चला। उत्तराधिकार का युद्ध चला।
उत्तराधिकार का युद्ध चला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जजाऊ का युद्ध, जजाऊ, जजाऊ का युद्ध, युद्ध 1709। इस युद्ध में मुअज्जम ने, मुअज्जम ब्रैकेट में लिख देना, औरंगजेब का बड़ा बेटा, औरंगजेब का बड़ा बेटा मुअज्जम ने अपने भाई को पराजित करके गद्दी हासिल किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गद्दी पर बैठते समय इन्होंने अपना नाम मुअज्जम से बदलकर बहादुर शाह प्रथम रखा। नेक्स्ट पॉइंट, इसके सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। नंबर 1, राजपूत। नंबर 2, मराठा। नंबर 3, सिख। नंबर 4, सतनामी। पैरा चेंज करिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने समझौतावादी नीति अपनाई। समझौतावादी नीति अपनाई। पहला लिखिएगा राजपूत, अंडरलाइन कर दीजिएगा, राजपूत दे दिया। राजपूत, अब सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। ये राजपूत में क्या था, इस बात को देखिएगा। ये राजपूत में कौन सी बात है? राजपूत देखिएगा, पीछे की बात सुनिएगा। तो जिस समय औरंगजेब गद्दी पर बैठ रहा था, राइट, जिसमें औरंगजेब गद्दी पर बैठ रहा था, तो दरबार में 2 सरदार, दरबार में क्या सरदार? 2 सरदार। एक सरदार का नाम था जय सिंह, और दूसरे का नाम था जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह क्या हुआ? ये जसवंत सिंह कहाँ चला गया सर? तो जसवंत सिंह कहाँ का शासक था? मारवाड़ का। ये शासक कहाँ का था? मारवाड़ का, ये मारवाड़ का। और जय सिंह कहाँ का था? जयपुर का। ये कहाँ का था? ये जयपुर का या आमेर का, बाद में जयपुर इन्होंने बनाया था। अब सुनिए क्या बात है। तो औरंगजेब का जब राज्याभिषेक हो रहा था, तो औरंगजेब के राज्याभिषेक में साथ किसने दिया? जय सिंह ने दिया। और जसवंत सिंह ने औरंगजेब को गद्दी पर बैठाना पसंद नहीं किया। जसवंत सिंह का मानना था कि दिल्ली की गद्दी पर दारा शिकोह बैठे। कौन बैठे गद्दी पर? दारा शिकोह। ये दारा शिकोह, तो दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का बड़ा बेटा। और ये औरंगजेब कौन था? तीसरे नंबर का बेटा था ये। तो वो चाहता था कि दारा शिकोह बैठे।
कौन चाहता था? जसवंत सिंह। और जय सिंह चाहता था कि गद्दी पर कौन बैठे? औरंगजेब बैठे। ये औरंगजेब बैठे। बहुत लंबी कहानी है, वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ। राजनीति और कूटनीति के बदौलत, राजनीति और कूटनीति के बदौलत, डिप्लोमेसी के बदौलत गद्दी पर कौन बैठ गया? गद्दी पर औरंगजेब बैठ गया। गद्दी पर कौन बैठ गया? औरंगजेब बैठ गया। ये गद्दी पर ये कौन बैठ गया? औरंगजेब बैठ गया। तो जब औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया तो इसका राज्याभिषेक कितना में करा दिया गया था? ये करा दिया गया था 1758 में ये करा दिया गया था। कि 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था, 1798, 1698 और कितना में कर दिया था? 1759 में करा दिया था। खैर जो हो, औरंगजेब ने जब गद्दी पर जब बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद इसने निर्णय लिया और इसके मन में कौन सी बात आई? बदले की भावना आई। बदले की ये क्या आई? ये भावना आई। तो किससे बदला लेना था इसको? बदला किससे लेना था इसको? जसवंत सिंह से इसको क्या लेना था? ये बदला लेना था। तो जसवंत सिंह को ये सोचते थे कि जसवंत सिंह को हम क्या करा दें? मरवा दें। कहे ये हमको सत्ता में आने से रोक रहा था। जसवंत सिंह मेरा क्या है? एनिमी है, दुश्मन है। मैं चाहता हूँ आई किल हिम, हम इसको क्या कर दें? मरवा दें। तो जय सिंह ने इनको सलाह दिया कि जसवंत सिंह को मत मरवाइए। यदि जसवंत सिंह को मरवाते हैं तो राजपूत बिरादरी के लोग आपके खिलाफ हो जाएगा, और जब राजपूत बिरादरी के लोग आपके खिलाफ होगा तो सत्ता संचालन में राजपूतों का बड़ा अहम योगदान है। यही कारण है कि अकबर ने राजपूतों को अपने साथ रखा था, मैट्रिमोनियल रिलेशन अपनाया था, वैवाहिक संबंध अपनाया था। सत्ता चलाने में राजपूतों को बड़ा बड़ा पद दिया था, उसको मिला के रखा था और कहा यदि ऐसा करिएगा तो दिक्कत में पड़िएगा। तो जय सिंह की बात मान लिया। तो बोला तब कैसे होगा? जसवंत सिंह तो मेरा विरोध किया था, हम इसको देखते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो कहा इसका 2 उपाय है। स्वाभाविक बात है, मानव मन है, यदि आपका कार्य इच्छा अनुकूल नहीं हुआ तो उसके प्रति क्रोध आना स्वाभाविक है। इट इज़ नेचुरल मैटर। आपके दिमाग में ये बात आएगा। कभी कभी यदि कोई आपका बात नहीं मानता है या आपके इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है तो आपके मन में गुस्सा आती है कि नहीं आती है? आप पिताजी से मांगते हैं 5000 दो और वो कहते हैं 3000 ले जाओ, और बेटी को दे देता है 7000 और आपको देता है 3000, तो आपको गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर गुस्सा की बात आई। इन्होंने कहा इसका 2 उपाय है। नंबर 1 उपाय कहा कि आप ऐसा करिए, जसवंत सिंह को कहाँ का सूबेदार बना दीजिए? जसवंत सिंह को क्या कर दीजिए? कंधार का इसको क्या बना दीजिए? सूबेदार बना दीजिए। अब कंधार कहाँ पड़ गया? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का आदमी कितना लड़ाकू है देखते ही हो। अमेरिका वाला भी लौट गया, रसिया वाला भी लौट गया, उससे मरेगा लेकिन वो लड़ाई लड़ेगा। तो भाई कहा कंधार भेज दीजिए। तो कंधार में जो कबीलाई लोग हैं इसको ऐसे ही मार देगा। किसको मार देगा? किसको मार देगा? जसवंत सिंह को मार देगा। तो जसवंत सिंह तो मर जाएगा, आप पर भी बदनामी होगी नहीं और रास्ता दुश्मन सत्ता से हट जाएगा। कहा एक बात तो ये है। ये कौन सजेशन दे रहा है? हु इज़ गिविंग सच टाइप ऑफ सजेशन टू औरंगजेब? ये दे रहा है कौन? जय सिंह दे रहा है। और कहा दूसरा बात, यदि नहीं मरता है तो उसको संतान तो है नहीं, वो तो निसंतान है। वो क्या है? निसंतान है। और कैसा व्यक्ति है? बूढ़ा है। ये बूढ़ा है। अब बूढ़ा है तो संतान होने का कोई सवाल नहीं है। अब संतान पैदा नहीं कर पाएगा। तो जब संतान पैदा नहीं होगा तो मारवाड़ का शासक, मारवाड़ की सत्ता आपके हाथ में होगी। कुछ ही दिनों का तो मामला है। प्लीज़ वेट एंड वॉच। आप क्या करो? वेट करो। वेट एंड आप क्या करो? वॉच करो, देखो और प्रतीक्षा करो। यही एक सफल राजा की निशानी है। औरंगजेब को भी लगा कि सही बात कहता है, वेट करने लगा। ये मर गया। कौन मर गया? जसवंत सिंह मर गया। तो अब बड़ा खुश हो गया, बिकेम वेरी हैप्पी, और कहा कि नाउ आई एम किंग ऑफ मारवाड़। अब मारवाड़ मेरा हो गया। अब भाई लीगली आप देख लीजिए किसका होगा। इसी समय क्या हुआ, इसकी विधवा पत्नी ने एक संतान को जन्म दे दिया।
बड़ा फेरावला बात हो गया। ये विधवा पत्नी ने एक संतान को जन्म दे दिया, एक संतान को क्या कर दिया, ये जन्म दे दिया। औरंगजेब आग बबूला हो गया, बोला ये विधवा संतान को कैसे जन्म दे सकता है, ये तो अवैध पुत्र है। ये कौन पुत्र है भाई, ये कौन पुत्र है, अवैध है, इलीगल है, ये इलीगल पुत्र है, ये अवैध पुत्र है, हम इसको नहीं मान सकते। ही इज़ नॉट किंग ऑफ मारवाड़, हम इसको मान ही नहीं सकते हैं, दे ही नहीं सकते हैं। और इसी का नाम क्या रखा था, अजित सिंह, इसी का नाम क्या रखा था, अजित सिंह। अजित सिंह इसका नाम रखा। ये जो अवैध पुत्र कह दिया ना, इसमें राजपूत बिगड़ गया, बोला साहब ये गलत बात है, दिस मैटर इज कंप्लीट रॉन्ग, प्लीज डोंट से इन दिस वे, ही इज नॉट इलीगल सन बट ही इज ए लीगल सन ऑफ हुम, जसवंत सिंह। कहा कि पहले भी हो सकता है, समागम हो गया हो तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये समागम यदि हुआ हो तो हो सकता है। राजपूतों ने किसको साथ दे दिया, अजित सिंह को साथ दे दिया। और अजित सिंह कहाँ का शासक बन गया, मारवाड़ का शासक बन गया। औरंगजेब लाख चाहा लेकिन मारवाड़ से हटा नहीं पाया और अजित सिंह बैठा का बैठा रह गया। तो अब राजपूत और मुगल के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। इतिहासकार लिखता है कि जो राजपूत मुगलों का सबसे बढ़िया दास था, सबसे बढ़िया दास, राजपूत सबसे बढ़िया दास किसका है, राजपूत सबसे बढ़िया दास किसका है, मुगलों का, मुसलमानों का। मुगलों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, मुगलों के साथ इसने क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाई, मुगलों को प्रशासनिक व्यवस्था में संचालित करने का अधिकार दिया। आज वह राजपूत किसके खिलाफ हो गया, किसके खिलाफ हो गया, मुगलों के खिलाफ हो गया, मुगलों के खिलाफ ये राजपूत हो गया। तब हम कल आपको सुनाएंगे, प्लस सारा चीज़ लिखा देंगे। आज की कथा यही समाप्त होती है। अभी हमको अब जाना पड़ेगा दूसरे जगह। टाइम आपका 9:30 हो गया, यस राइट, तो 9:30 का 10:30 हो गया अभी।